Assalamu alaikum to everyone. This is Akil Tahir, and today I'm going to continue our series of lecture of applied physics. And the topic we are going to start today is actually we are going to start a new section, that is section number 6, which is chapter number 25 of our course. And the name of chapter is electric potential. तो आज हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कोर्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. It's a lengthy session. It will take around minimum 4 lectures we required to cover this section, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह भी मिलेंगे, आपको एप्लीकेशंस पे भी डिस्कशन करेंगे. लेंथी थोड़ा सा सेशन है, अराउंड 4 लेक्चर्स के थ्रू ये सेक्शन कवर अप होगा. सो today what is the agenda of this section, what the courses, what the topics we will cover in this section, we will go through that first. In this section our basic concern is regarding the work done. जो टॉपिक्स हमने इसमें पढ़ने हैं वो क्या है? वर्क डन है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज. पहले हम बहुत डिटेल में आज देखेंगे वर्क डन के हवाले से. हम डिस्कशन करेंगे कि जनरली वर्क डन फिजिक्स की डेफिनेशन के तहत फिजिक्स में कैसे डिफाइन किया जाता है इन मैकेनिकल फिजिक्स एंड देन अदर वर्ड्स, एंड देन दैट कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई. सिमिलर कॉन्सेप्ट वर्क डन का जो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ डेवलप हो जाएगा. उसके बाद हम वर्क डन करेंगे इन फाइंड आउट करेंगे इन मूविंग अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन वी विल अप्लाई इन आवर इलेक्ट्रिक फील्ड्स. And then with that we will get some more concepts which are known as the potential difference and the electric potential. Potential difference और electric potential पे हम फर्दर फिर इसके बाद बात करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट वर्क डन से ही एक्सिक्यूट होगा. Then after having the concept of potential difference and electric potential, we will talk about electric potential and potential energy due to the point charge. Then electric potential energy due to continuous charge distribution. इन दो टॉपिक्स को एक साथ हम कवर अप करेंगे. पॉइंट चार्जेस की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ इंडिविजुअल चार्जेस को लेकर बात करेंगे, और यही कॉन्सेप्ट जब बहुत सारे चार्जेस पे अप्लाई हो जाता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो हम इसको इस सेक्शन नंबर 5 पे, इस सेक्शन के टॉपिक नंबर 5 में कवर अप करेंगे. देन सेक्शन नंबर 6 रिगार्डिंग द ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इस पर हम ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है. इसके बैक एंड पे एक डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे. उसके बाद 7th सेक्शन जो है हमारा है वो द मिलीकैन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है. ये एक मशहूर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. मिलीकैन ने साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिससे इन्होंने चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, और उन 1920s में उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ही वाज अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज. बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हमारी फिजिक्स की टर्म्स में और सेक्शन में ये आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की टर्म में. एंड द लास्ट वन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. यहाँ हमने 3 एप्लीकेशंस पे डिस्कशन करनी है, जिनमें से एक मैं आपके साथ शेयर करूँगा और 2 एज एन होम असाइनमेंट के तौर पे आपको डिटेल पे काम करना पड़ेगा. मैं आपको एक जनरल रिव्यू ज़रूर दूंगा तीनों एप्लीकेशंस का. डिटेल एप्लीकेशन एक डिफाइन की जाएगी डिटेल में, जबकि बाकी 2 को हम ज़रा आपको एज एन असाइनमेंट के तौर पे देंगे. तो ये एक लेंथी सेशन है, अराउंड मिनिमम 4 क्लासेस या 4 लेक्चर्स में ये सेक्शन कवर अप होगा. आपका 4 सेक्शन मीन्स अराउंड 2 वीक्स के लेक्चर्स में कवर अप होगा, मिनिमम 2 वीक्स. द सेकंड थिंग के जो हमारी बुक है, हमारी कोर्स बुक है, उसमें नोटेशंस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, तो इसलिए इन कंटेंट्स को मैंने एक दूसरी बुक से, विलियम हाइट की बुक से कवर किया है, जिसमें उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इजी नोटेशंस के साथ समझाया गया है. तो अगर आप में से कोई बुक स्टडी करेगा तो कॉन्सेप्ट वही हैं, लेकिन जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नोटेशंस का फ़र्क है वो आपको वहाँ मिलेगा. ऑन द अदर हैंड द कॉन्सेप्ट्स आर सेम, देयर इज़ नो फ्लक्चुएशन और चेंज इन द कॉन्सेप्ट्स. सो विद दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आउट दिस सेक्शन. पहला टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे, जो मेरी अप्रोच है, आज पहले लेक्चर में हम वर्क डन पे बात करेंगे, एंड सेकंड लेक्चर में हम वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज करेंगे. वर्क डन पे मैं ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए करूँगा, ज़्यादा डिटेल में इसलिए बात करूँगा, बहुत स्लो पेस के साथ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारा सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आगे के वो इसी वर्क डन से इमर्ज आउट हो रहे हैं. अगर आपको वर्क डन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा तो आपको आगे के कॉन्सेप्ट भी समझने में मुश्किल होगी. So that's why I will more focus today on a work done, and it will helpful for you to understand the upcoming lecture concepts in our upcoming lectures. Okay. So moving towards our first topic, which is work done.
Okay, work done in general. How the work done in general is defined? Work is said to be done in general when a force is applied to an object, which is some body, and some process or operation is performed in response. आसान अल्फाज में जनरली वर्क डन को हम कैसे कहते हैं कि वर्क उस वक्त होता है जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट एक बॉडी भी हो सकती, कोई भी थिंग हो, उस पर अप्लाई की जाए एक फोर्स, और उस फोर्स के अप्लाई करने के रिएक्शन में कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि वर्क हैज़ बीन डन। दोबारा, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड सम ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स, यानी कि जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पे लगाई जाएगी, ऑब्जेक्ट पे लगाई जाएगी, उस फोर्स की रिस्पॉन्स या रिप्लाई में कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो, उसको हम कहते हैं वर्क डन। अब ये बॉडी और ऑपरेशन या प्रोसेस को थोड़ा सा मैंने नेक्स्ट 2 बुलेट्स में डिफाइन किया है, ज़रा देखते हैं। वेयर एन ऑब्जेक्ट मीन्स बॉडी corresponds to anything like human, stuff, ball, car, ship or even charges। मीन्स यहाँ जो बात की जा रही है कि when a force is applied to an object body, बॉडी से मुराद यहाँ कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स भी आ सकते हैं, कोई भी इस किस्म का स्टफ आ सकता है, बॉल, कार, शिप्स, इवन के चार्जेस भी बॉडी में आते हैं। मीन्स जब हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी एंटिटी पे जब फोर्स अप्लाइड की जा सकती है। एंड ऑपरेशन या प्रोसेस क्या रेफर कर रहा है? वेरियस प्रोसेस और ऑपरेशन में करस्पॉन्ड टू देयर आइदर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्रेसिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। जनरली जब हम वर्क डन की बात करते हैं कि जब हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी पे तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है रिस्पॉन्स पे। वो ऑपरेशन बेसिकली किन किन किस्म का हो सकता है? या तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म होगा, मतलब बॉडी स्टार्ट कर देगी मूवमेंट करना। प्रेसिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्रेशर हम अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो बॉडी प्रेस होना शुरू हो जाएगी। लिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, यानी कि अगर किसी बॉडी को लिफ्ट किया जाए, वजन उठा रहे जाए, या इस तरह का कोई सिनेरियो हो रहा है तो इस तरह का ऑपरेशन को हम कंसीडर करते हैं। तो इन जनरल हमारी डेफिनेशन क्या हो गई वर्क डन की कि किसी भी बॉडी, किसी किस्म की बॉडी पे जब कोई फोर्स लगाई जाए और उस फोर्स के लगाने की बेस पे रिस्पांस में वो बॉडी कोई ऑपरेशन करे, और ऑपरेशन क्या हो सकते हैं? या तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी, या बॉडी प्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी, या बॉडी लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी एक्सेट्रा, और इस तरह के बहुत सारे अदर ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो इस तरह के जब ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तो हम कहेंगे कि वर्क हैज़ बीन डन। आवर वर्ल्ड इज सराउंडेड बाय डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ वर्क डन। हमारी ज़िंदगी, हमारी डेली लाइफ, हमारी जो दुनिया है हमारी, वो डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ वर्क डन से भरी पड़ी है। जब हम आसपास अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हमें वर्क डन होते हुए नज़र आता है। यहाँ मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाने की कोशिश की हैं। अभी यहाँ जो वैल्यूज़ फ़िलहाल शो की जा रही हैं, जो पैरामीटर शो किए, आप उसको निगलेक्ट कर दें। जनरली मैं बात कर रहा हूँ वर्क डन की। कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स आप देख रहे हैं कि ये बॉडी, एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ह्यूमन बॉडी इस ऑब्जेक्ट को प्रेस पुल कर रही है, तो पुल करने की वजह से बॉडी मूव करती है। तो इस तरह की एक वर्क डन का कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है। इसी तरह ये आइस स्केटर कह सकते हैं, आइस स्केटर भी यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स अप्लाई करने की बेस पे बॉडी स्टार्ट करी मूवमेंट। यहाँ गाड़ियों की मूवमेंट दिखाया, कोई गाड़ी भी जो मूव करती है ऑब्वियसली इंजन में कंबशन होता है, उसकी बेस पे आपके पिस्टन्स वगैरह रन करते हैं, इंजन वर्क करता है और उस बेस पे आपके टायर वगैरह मूव करते हैं, जिसकी बेस पे आपकी गाड़ी मूव करती है। इसी तरह रोलर कोस्टर की आपको एग्जांपल कुछ दिखाई गई है। तो ये जनरल एग्जांपल्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं कि देयर इज़ ऑलवेज वर्क हैज़ बीन डन इन आवर सराउंडिंग्स। हमारी दुनिया में, हमारी सराउंडिंग्स में वर्क डन की बेशबहा एग्जांपल्स मौजूद हैं जो करंटली अप्लाई हो रही होती हैं। ओके, वर्क डन के हवाले से बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। हम इसके पहले मैथमेटिकल फार्मूले की तरफ आते हैं कि वर्क डन एक्चुअली बताना क्या चाहता है या किस तरह फाइंड आउट होता है। तो एक डेरिवेशन है जिसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, डायग्राम के साथ साथ आपको समझाता जाऊँगा। लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस एट इट इनिशियल पोजीशन x1। एक बॉडी है, मास m के रिस्पेक्ट से इसका मास है और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है x1, उस पर मैंने रखी गई है, और x1 की लोकेशन पे जो वैल्यू है 0 मीटर है। मीन्स 0 मीटर लोकेशन पे, ओरिजिन पे एक बॉडी मास m का बॉडी जो है वो हमने रखती है। अभी तक हमने किसी किस्म की फोर्स अप्लाई नहीं की, इससे बॉडी को प्लेस किया। नाउ व्हेन अ फोर्स F is applied, the body start to moves, cover a distance d and comes at rest at its final position x2। अब हमने इस बॉडी पे इस फोर्स की डायरेक्शन, इस पे एक फोर्स अप्लाई की जिसकी डायरेक्शन है टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। याद रखिएगा फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से फोर्स को की डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है, तो फोर्स किसी ना किसी डायरेक्शन में लग रही होती है, और यहाँ जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है वो है टूवर्ड्स द राइट, इसलिए इस फोर्स को यहाँ एरो की फॉर्म में भी दिखाया है। और जब इस बॉडी पे फोर्स लगाता हूँ तो ये एक डिस्टेंस डी कवर अप करके एक फाइनल पोजीशन एम पे आके स्टॉप हो जाती है, x2 पे आके ये बॉडी मास स्टॉप हो जाता है, और लेस है x2 पे लोकेशन जो है वो 2 मीटर है। मीन्स अब हमने इस बॉडी मास एम पे जो फोर्स लगाई, इस फोर्स लगाने की रिस्पॉन्स की वजह से बॉडी ने मूव करना शुरू किया, उसने एक डिस्टेंस कवर किया, और उस डिस्टेंस को हमने जब फाइंड आउट किया तो वो 2 मीटर का डिस्टेंस था। Remember, d is also distance is also a vector quantity because it requires a direction here. That's why direction is indicated here. और जब मैंने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया तो बॉडी रेस्ट पोजीशन पे आ चुकी है। Now, according to the definition, वर्क डन इज डिफाइंड एज, वर्क डन की डेफिनेशन के तहत वर्क डन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का या जो डिस्टेंस कवर अप किया है इसका जो प्रोडक्ट है इसको हम वर्क डन कहते हैं। सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटीज एट बोथ रिक्वायर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। हमने क्योंकि दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है मेरे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो मैंने यहाँ डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लिया, और जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे वर्क डन। रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू द dot product of the two vector, the resultant values is always emerged to be a scalar value. That's why the work done here is scalar. हमने यहाँ work done पे W पे कोई एरो ने इंडिकेट किया, क्योंकि वर्क बज़ाहिर खुद वर्क डन जो होता है बज़ाहिर खुद वो स्केलर वैल्यू होता है, लेकिन उसमें फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वो दोनों वेक्टर्स होते हैं जिनमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। इस वजह से फोर्स और डायरेक्शन जो है वो मेरे यूनिट वेक्टर्स फॉर्म है, जबकि वर्क डन मेरा एक स्केलर वैल्यू बनेगा। Okay, from mathematical expression, work is equal to force into displacement of F dot d. It is found that the work done is a scalar quantity. यही बात जो हमने पिछली स्लाइड में की कि वर्क डन का हमें पता चला कि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। वाई? बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर रिजल्ट इन अ स्केलर। जो हमारे दो वेक्टर्स हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये खुद वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। Now, according to the definition of dot product, A dot B is equals to magnitude of A, magnitude of B cos theta. हमने ये सेक्शन 1 जब हमने किया था स्केलर्स एंड वेक्टर्स में, तो हमने वहाँ डॉट प्रोडक्ट को बहुत डिटेल में देखा था, और आपको याद होगा कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B cos theta. So when this concept is applied in our previous example, in our previous expression, we can say that कि वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन जो है वो बराबर है एफ डॉट डी, और एफ डॉट डी को मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ डी कॉस थीटा। तो एफ डॉट डी बराबर हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ डी एंड कॉस थीटा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज थीटा हियर? Here theta is the angle between the direction in which the force is applied and the direction in which the body covers the displacement. अब ये थीटा क्या होता है? थीटा वो एंगल होता है, उस एंगल होता है दो डायरेक्शंस के बीच, एक जो फोर्स की डायरेक्शन, जो डायरेक्शन जिसमें फोर्स लगाएगी एक उस डायरेक्शन के बीच में, और द सेकंड थिंग जिस डायरेक्शन में बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर की, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बनता है उसको थीटा कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास फोर्स भी इस डायरेक्शन में थी और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो गई, तो यहाँ एंगल थीटा इमर्ज नहीं हो रहा, थीटा यहाँ 0 डिग्री है। लेकिन आपको पिछली एग्जांपल्स में अगर आप दिखाऊं, यहाँ नज़र आपको आएगा फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास इस तरह है, ये जो पर्सन है, ये आदमी जो है, ये अपने लगेज को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। इसी तरह यहाँ भी आप देखें, इसी तरह यहाँ चीज़ें दिखाई गई है कि फोर्स की डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 29 डिग्री, ये है वो एंगल थीटा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो ये बताया गया है फॉर्मूले के तहत कि एफ डॉट डी बराबर हो जाएगा, वर्क डन होता है वो बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट, बॉडी कवर्स द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्सेज लग रही होती हैं, नॉर्मली एक से ज़्यादा फोर्सेज लग रही होती हैं, लेकिन फॉर आवर सिंप्लिसिटी, क्योंकि हमारा बेसिक कोर्स है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज हैं, इनिशियल स्टेट के कोर्सेज हैं, तो हम ज़्यादातर अपने एग्जाम्पल्स में मैक्सिमम 1 या 2 फोर्सेज पे ही बात करते हैं। लेकिन
जनरली इन आवर डेली लाइफ एग्जांपल्स एंड आवर नेचुरल फिजिक्स हमारे पास एक वक्त में एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही होती हैं किसी भी प्रोसेस के दरमियान। तो यहाँ यही बात की गई कि व्हेन more than one forces are acting on an object, the total work done is equal to the sum of work done by each force individually. मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई कर रही होंगी तो टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन बराबर होगा हमेशा इंडिविजुअल वर्क डन के सम के बराबर। मीन्स फोर्स वन ने जो डिस्प्लेसमेंट मूव की उसका वर्क डन वन, फिर फोर्स टू की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट D2 हुई उसको हम कहेंगे W2, इसी तरह फोर्स थ्री की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुई D3, फोर्स F4 की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुई D4। अब ये जो सारी डिस्प्लेसमेंट और जो सारी फोर्सेस लग रही हैं इन सब का सम एक्चुअली हमारा टोटल वर्क डन रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात हो गई रिगार्डिंग द टोटल वर्क डन। याद रखिएगा द यूनिट्स ऑफ वर्क डन इज जूल्स। हम इसको न्यूटन पर इंटू मीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि फोर्स का जो होता है यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, एंगल का कोई हमारे पास यूनिट नहीं होता। तो इस वजह से इसको न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट डिजायर्ड हमारे पास यूनिट है जिसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है जूल्स। ओके, नाउ देर आर डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क डन विच वी हैव टू डिस्कस हेयर। आपके साथ कुछ केसेस आपके साथ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द वर्क डन। देर आर डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क डन व्हेन रेफरिंग टू एन एंगल थीटा। सम एग्जांपल्स आर शोन एंड राइट। एक्चुअली जब हम थीटा के रिस्पेक्ट से बात करें तो हमारे पास वर्क डन के कुछ केसेस आते हैं, वर्क डन की डिफरेंट एप्लीकेशन या एग्जांपल्स आती हैं, और वो सारी एग्जांपल्स डिपेंड करती थी कि थीटा की वैल्यू क्या थी, जैसे यहाँ आपको राइट हैंड साइड फिगर में शो किया गया है। जैसे आपको नजर आ रहा है कि थीटा लेसर देन 90 है तो इन्होंने वर्क डन इज ग्रेटर देन 0 कहा है। यहाँ थीटा परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के तो वर्क डन यहाँ 0 कहा गया है, और जब थीटा ग्रेटर होता है 90 से तो वर्क डन इज लेसर देन 0 नेगेटिव कहा गया। ये क्यों कहा जाता है अभी आगे जाके आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, लेकिन इस इलस्ट्रेशन को, इस कॉन्सेप्ट को मैं ज़्यादा आसान वर्ड्स में आपको यहाँ डिफाइन करने जा रहा हूँ ABC में। तो इसको हम देखते हैं। सच केसेस आर रेफर्ड एज आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और नो वर्क डन। जैसे ये पॉजिटिव वर्क डन है, ये नो वर्क डन है, और ये नेगेटिव वर्क डन है। लेकिन इनकी ज़्यादा इलस्ट्रेशन, ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन के थ्रू मैं आपको यूँ समझाता हूँ कि when work is done is said to be positive when it is considered to be negative and when it is considered to be no work done. Here is an example. Statement is here. Work done is said to be positive when both the force and displacement are in same direction. आप इजी वर्ड्स में कहेंगे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर दोनों डायरेक्शन सेम होंगी तो ऐसे वर्क डन को हम पॉजिटिव वर्क डन कहेंगे। लाइक एप्पल फॉलन फ्रॉम द ट्री, एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट जिसके थ्रू ग्रेविटी का पता चला था, न्यूटन ने जो फाइंड आउट की थी, जो एक मशहूर वाक़या है कि उसके सर पे सेब गिरा था तो उसने वहाँ से कॉन्सेप्ट निकाला था ग्रेविटी का। तो अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ कुछ ऐसे ही अप्लाई हो होगा कि एक दरख्त होगा, जो एप्पल होगा वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, जब वो दरख्त से फल गिरा होगा नीचे ज़मीन पे तो उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की भी डायरेक्शन है वो भी अपवर्ड से डाउनवर्ड्स होगी क्योंकि ज़मीन अपनी तरफ बॉडी को खींच रही है। तो इस वजह से यहाँ फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो गई, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे वर्क डन इज पॉजिटिव। मीन्स वर्क डन इज पॉजिटिव को आप इस सेंस में भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को खुद से फोर्स नहीं लगानी पड़ रही, अपने एंड से कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ रही, बल्कि उसको पॉजिटिव फोर्स मिल रही है। वर्क डन पॉजिटिव है मीन्स उसको हेल्प मिल रही है किसी और फोर्स की तरफ से ताकि वो अपना काम सर अंजाम दे। इसी तरह नेगेटिव वर्क डन क्या है? नेगेटिव व्हेन बोथ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन लाइक वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल 180 डिग्री या रिवर्स हो जाएगी तो उस केस में हम कहेंगे कि हमने यहाँ नेगेटिव वर्क डन किया है। So work done is negative when both the force and displacement are in opposite direction like walking in the ground। यानी कि अगर फोर्स और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट दोनों की रिवर्स होंगी, ऑपोजिट होंगी, तो इस केस में हम कहेंगे कि वर्क डन हमारा नेगेटिव है, लाइक वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। अब इसकी एग्जांपल ऐसा है कि जब हम मूव करते हैं तो हमारे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है ग्राउंड, और हमारे फीट के दरमियान से एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है हमारे मोशन को अपोज करने की कोशिश करती है, और ये जो डायरेक्शन होती है इस फोर्स की वो होती है रिवर्स। यानी कि आपको कोशिश करती है, फोर्स फ्रिक्शन जो होती है वो आपको कोशिश करती है कि आप बैकवर्ड मूव करें, जबकि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। अब इस केस में जो दोनों डायरेक्शंस हो गई वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती हैं, तो इस तरह के वर्क डन को हम कहेंगे नेगेटिव वर्क डन।
एंड द थर्ड वन इज नोन एज जीरो व्हेन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट दोनों का परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री एक एंगल पे हो दोनों एक दूसरे के, तो एस इन सच केसेस वी विल कॉल दिस एज अ वर्क डन इक्वल्स टू जीरो। ओके, आसान अल्फाज में आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट से एक आप समंदर पे अगर कोई स्विमर है, अगर वो टाइड्स की डायरेक्शन, समुद्री लहरों की डायरेक्शन में ही मूव करना चाहे, लेट से मीन्स ये एग्जांपल अगर मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारी थोड़ी सी पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन आप अज्यूम करें कि ये हमारी टाइड्स की डायरेक्शन है जो टुवर्ड्स द राइट है। और इसी तरह अगर एक स्विमर है वो भी राइट डायरेक्शन में मूव करता है, तो यहाँ उसको एक्चुअली किसी किस्म के वर्क डन करने की कोशिश नहीं ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली टाइड्स उसको खुद ही राइट साइड पे मूव कर देंगी। तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारा यहाँ वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वर्क डन के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। मींस बॉडी को खुद से कोई काम नहीं करना पड़ा, बॉडी खुद ब खुद डिस्प्लेसमेंट हो रही बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ जो बॉडी मूव कर लेगी, स्विमर जो मूव कर जाएगा आसानी के साथ, वो क्यों करेगा? क्योंकि डायरेक्शन जो है हमारी टाइड्स की भी टुवर्ड्स द राइट है, तो वो आसानी से मूव करेगा। लेकिन इन केस अगर एक स्विमर आता है सॉरी फॉर द पॉज हियर, इन केस एक स्विमर आता है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और टाइड्स की जो डायरेक्शन है, जो लहरों की डायरेक्शन है, वो यहाँ है। अब आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, आपके विजन में आएगा, क्योंकि अब यहाँ इस बंदे को स्विमिंग जो कर रहा है, जो स्विमर है, उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। मीन्स यहाँ उसको अपनी तरफ से वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो वर्क डन होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव वर्क डन। मीन्स नेगेटिव वर्क डन वो वर्क डन है जिसमें बॉडी अपनी तरफ से फोर्स लगा रही है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अनदर फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है, विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ वर्क डन कहलाएगा नेगेटिव। तो हमारा ज़्यादातर कंसर्न जो होता है, हम जब बात करेंगे तो हम नेगेटिव वर्क डन की बात करेंगे अपने चार्जेस की रिस्पेक्ट से। जब हम आगे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तो हम चार्जेस की रिस्पेक्ट से नेगेटिव वर्क डन की बात करेंगे। मीन्स ऐसा काम जो अगेंस्ट द फील्ड हो रहा होगा। यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, हमने इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको साथ दिया था। देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अ मैन क्लियरिंग अ फ्लोर पुल्स द वैक्यूम क्लीनर विद द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब यहाँ रखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिया हुआ है, इसका मतलब डेल्टा एफ गिवन है। डेल्टा एफ है 50 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल जो है 30 हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वाली है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स on the vacuum cleaner as the vacuum cleaner is displaced 3 meter to the right। मीन्स ये वैक्यूम क्लीनर इनिशियल पोजीशन थी, 30 डिग्री एंगल पे ये फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन की फोर्स। अब फोर्स की डायरेक्शन ये रही, और जो हमारा क्लीनर मूव हो रहा है हॉरिजॉन्टली वो 2 मीटर, वो इस डायरेक्शन में कहीं मूव हो रहा होगा 3 मीटर। तो फोर्स की डायरेक्शन ये रही और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, और एंगल जो है थीटा इन्वॉल्व हो गया 30 डिग्री। तो इजी सा न्यूमेरिकल है, इसमें हमने डायरेक्ट, हमें वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा के बराबर होता है। फोर्स हमें गिवन है 50 न्यूटन की, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर की हुई है, एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। तो मैंने जब इन तीनों कॉस 30 डिग्री हो गया 0.86, 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया 150, 150 को जब 0.86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 129.9 जूल्स। सो एक इजी सा न्यूमेरिकल था, इसमें कोई ऐसी अभी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, जो वैल्यूज थी बस हमने उसको अप्लाई किया और रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब इसी तरह का एक न्यूमेरिकल नंबर 2 ये आप लोग को परफॉर्म करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन मैंने नहीं दिया, लेकिन ये भी बहुत इजी न्यूमेरिकल है। सिर्फ वैल्यूज हमें गिवन है, हमने वैल्यूज को रखना है, इंसर्ट करना है इक्वेशन में, और रिजल्ट आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल क्या है? एन आइस स्केटर स्लाइड्स टू अ स्टॉप बाय पुशिंग हर ब्लेड्स अगेंस्ट द आइस। द आइस एक्सर्ट्स अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 95 न्यूटन। फोर्स आपको 95 न्यूटन दी गई है ऑन द स्केटर, एंड द स्केटर स्टॉप्स इन 1.2 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारे पास। द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द स्केटर्स डायरेक्शन इज ऑफ मोशन इज 140 डिग्री।
140 डिग्री की इसमें डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि फोर्स जो स्केटर है ये इस डायरेक्शन में 95 न्यूटन की फोर्स लगा रही है ताकि अपने आप को रोक सके, और इस केस में जब वो अपने आप को रोकने की कोशिश करती है तो वो 1.2 मीटर की इस डायरेक्शन में अपने आप को मूव कर लेती है, और जो एंगल है इस फोर्स और इस डायरेक्टर डायरेक्शन के दरमियान यह है 140 डिग्री। तो अब आप देखें यहाँ एक और चीज़, कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द स्केटर बाय द आइस। तो आपको ये वैल्यूज रखे हैं, आपको आंसर निकालना है, लेकिन एक और चीज़ अगर आप अज्यूम करें क्योंकि एंगल 140 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो अकॉर्डिंग टू अवर दिस कॉन्सेप्ट कि जब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो वर्क डन होगा नेगेटिव। और वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आप कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। मीन्स यहाँ एज अ ह्यूमन एज अ ऑब्जेक्ट आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है, अपने एंड से कोई काम करना पड़ रहा है। अब ये भी स्टॉप करने के लिए ऑब्वियसली जो अपनी फोर्स लगा रही हैं तो अपने एंड से ये फोर्स लगा रही हैं ताकि अपने आप को स्टॉप कर सकें। तो इस वजह से यहाँ जो वर्क डन का रिजल्ट आएगा वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ देना चाह रहा हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि वाई शुड ये पे टू द पॉटर। एक सवाल है कि कुली को क्यों पे किया जाए। अब आप इस सिनेरियो को समझिएगा ज़रा। लेट यू वेंट टू अ रेलवे स्टेशन और अ बस स्टैंड वेयर यू हायर अ पॉटर टू कैरी योर लगेज। आप एक रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे पहुंचे जहां से आपने कुली को हायर किया है कि वो आपका सामान उठाए। और सामान उठा के कुली किस तरह लेके जाएगा, ऑब्वियसली हमने एक नॉर्मल पोजीशन ये देखी, कुली नॉर्मली सामान अपने सर पे उठा के इस तरह लेके जा रहे होते हैं। पॉटर इज कैरिंग द वेट ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड। ओके, so after you reach at your seat compartment you pay the amount decided with the porter earlier। तो जैसे आप अपनी सीट या कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं आप सामान रखवा देते हैं कुली से और अपनी अमाउंट जो उसके साथ डिसाइड की थी वो आप पे कर देते हैं। क्वेश्चन अराइजेज व्हाई यू हैव पेड द अमाउंट। क्वेश्चन ये आता है कि आपने कुली को पैसे क्यों दिए। अब इशू क्या है उसके लिए फिगर की तरफ जाते हैं। हमें नज़र आ रहा है कि कुली जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा होगा, उसका एक्सेस कुली का ये है, और जो फोर्स वो लगा रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी लगा रहा है जो बिल्कुल इस डायरेक्शन में होगी। क्योंकि होगा क्या, यहाँ एक मिनट रुकिएगा, यहाँ ग्रेविटी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी वो ये वाली, मैंने इसको यहाँ रिप्रेजेंट, यहाँ ग्रेविटी जो इस पोर्टर ने जो फोर्स एग्जर्ट की है ऑन कैरी दिस लगेज उसकी डायरेक्शन है अपवर्ड, और यहाँ जो फोर्स लग रही है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी लग रही है। क्योंकि यहाँ जो फोर्स एक्चुअली जो पोर्टर लगा रहा है वो फोर्स लगा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड्स, और यहाँ जो ये लगेज को लिफ्ट करने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं वो है अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो इनकी डिस्प्लेसमेंट वो है टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। मीन्स अब जो फोर्स अप्लाई की जा रही है जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हो जाते हैं। अब 90 डिग्री होने की वजह से no amount should be paid as we observe the direction of the force and displacement are both perpendicular to each other, that is theta is equals to 90 degree. According to the definition work done here will be zero as FD cos 90 degree, cos 90 जीरो होता है और जीरो होने की वजह से वर्क डन जीरो हो जाएगा। मीन्स इंटरेस्टिंग इशू ये है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप कुली को फिर पैसे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसके तहत क्योंकि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के दरमियान एंगल बन जाता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री होने की वजह से टोटल वर्क डन यहाँ जीरो हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं उस पोर्टर को या कुली को कि भाई तुम्हें मैं पैसे किस बेस पे दूं, क्योंकि तुमने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, साइंस ने ये डेफिनेशन प्रूफ की है, मैथमेटिक्स ने ये डेफिनेशन प्रूफ की है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट तुमने कोई काम किया ही नहीं है, तुम्हारा टोटल वर्क डन जीरो है, तो तुम्हें किस चीज़ के पैसे दिए जाएं। तो क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि तो फिर हम कुली को क्यों पैसे पे करते हैं, हम किस चीज़ के पैसे उसे पे कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन अराइज इज व्हाई वी पे टू द पोर्टर। अब इस कहानी को समझने के लिए कॉन्सेप्ट को देखें कि हम क्यों पोर्टर को पे कर रहे हैं। एक्चुअली सिर्फ एक फोर्स नहीं लग रही, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि याद रखिएगा ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा एक ही फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही हो। नेट फोर्सेस, एक से ज़्यादा फोर्सेस हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही होती हैं और उन फोर्सेस के इफेक्ट की वजह से नेट इफेक्ट आता है। तो यहाँ भी एक्चुअली एक फोर्स नहीं अप्लाई हो रही, एक्चुअली देयर आर टू फोर्सेज एक्टिंग व्हेन द पोर्टर इज लिफ्टिंग योर लगेज। पोर्टर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो दो हैं। पहली द फोर्स वाइल होल्डिंग लगेज ऑन द हेड, एक फोर्स वो है जो यहाँ हमने डायरेक्शन दिखाई है इसकी,
वो फोर्स है जिसकी मदद से वो सामान को सर पर होल्ड कर रहा है। एंड द सेकंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय पोर्टर इज मूव, मींस दूसरी फोर्स वो है जो पोर्टर मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है। सो द नेट फोर्स हेयर इज द सम ऑफ दीज टू इंडिविजुअल फोर्सेज। यहाँ जो नेट फोर्स है यहाँ इन दो फोर्सेस का सम है। मींस जैसे हमने रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर किया था, देयर मस्ट बी सम फोर्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मींस यहाँ जो दो फोर्सेस लग रही हैं, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ जो दो फोर्सेस लग रही हैं वो F1 और F2 लग रही हैं। F2 वो फोर्स है जो वो मास को होल्ड करने पर सर पर अपने अप्लाई कर रहा है, और F1 वो फोर्स है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करनी पड़ी या अप्लाई हो रही है जब पोर्टर मूव करता है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। तो हमारे पास इन दोनों का सम एक्चुअली आता है, और इन दोनों का सम वो फोर्स है जो यहाँ हमारे पास नेट फोर्स होती है। और ऑब्वियसली ये ज़ीरो के बराबर नहीं होगी, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और इसका एंगल भी एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं है। इस 4-2 का तो है, लेकिन इस F1 को अगर आप देखें जो नेट इफेक्ट बन रहा है इसका एंगल 90 डिग्री नहीं है। इसका मतलब यहाँ जो टोटल जो फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है, कॉन्सेप्ट बन रहा है, वो ये वाला नहीं बन रहा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हैं, बल्कि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एक पर्टिकुलर एंगल मौजूद है। सो वी यूजुअली पे टू द पोर्टर फॉर दैट नेट फोर्स, नॉट फॉर होल्डिंग द लगेज। तो हम लोग पोर्टर को जो फीस पे कर रहे होते हैं, जो अमाउंट दे रहे होते हैं, वो इसी वजह से दे रहे होते हैं कि उसने सामान नहीं उठाया, उसकी वजह से नहीं, बल्कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट या उस फोर्स के अगेंस्ट जो काम कर रहा है, जो नेट फोर्स है, इन दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है, उस फोर्स की कॉम्बिनेशन फोर्स पे जो उसने काम किया है उसकी बेस पे जो वर्क डन हुआ है उसकी बेस पे हम उसको अमाउंट पे करते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ अब यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ जो बार बार स्लाइड्स में आपको एंगल दिखाया जा रहा था, मींस अगर आप यहाँ भी देखें तो यहाँ कोई ना कोई नेट फोर्स होगी, सिर्फ एक ये फोर्स नहीं लग रही, डिस्प्लेसमेंट वाली फोर्स भी लग रही होगी, बहुत सारी फोर्सेस एक्ट होती हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में देखें तो यहाँ भी दिखाया है कि फोर्स सिर्फ ये नहीं है, बल्कि ये और भी फोर्सेस हैं जो अप्लाई हो रही होती हैं हमारे केसेस में, और इन सब का नेट इफेक्ट जो होता है वो होता है जो फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं अपने ऑब्जेक्ट की सम प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हुए। तो यहाँ इस चीज़ के साथ मैं स्टॉप कर दूंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज, यही वर्क डन का कॉन्सेप्ट होगा कि अब हमारा जब चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव होता है, ऑब्वियसली वर्क डन जब हम रेफर करेंगे, हमारा यहाँ मूवमेंट जो होगी, वर्क डन के लिए जो प्रोसेस हम कंसिडर कर रहे हैं थ्रू आउट द कोर्स, वो है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बॉडी की मूवमेंट। तो यहाँ हम चार्ज को मूव करेंगे इन ई फील्ड। अब अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड होगी या इन द डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड होगी वो हम आगे देखेंगे, लेकिन हमारी जो बॉडी मूवमेंट हो रही है चार्जेस की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होती है और उस मूवमेंट की वजह से वर्क डन कैसे कैलकुलेट होता है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे। टिल येट अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, यू मे आस्क मी थ्रू गूगल क्लासरूम, यू मे आस्क मी थ्रू आवर लाइव सेशंस ऑफ क्लासेस, और इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। लेंदी चैप्टर है, वक्त के साथ साथ आप रिवीजन करते रहें, क्योंकि इस तरह फिर आगे जाके जब आपके पेपर्स आएंगे आप एक साथ सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको कॉम्प्लेक्सिटी, आपको बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वक्त के साथ साथ रिवीजन करें। कोई चीज़ अगर ना समझ में आए, यू मे आस्क मी, आई एम देयर फॉर योर हेल्प। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।